हेलो एवरीवन, दिस इज़ गिरिराज यादव। आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th के सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है कि इन सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करो, 90+ पक्के हैं। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ठीक है, हर साल कभी MCQs ऐड हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पेपर पैटर्न में चेंज होता ही है, सीबीएसई में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब की बार क्या थोड़ा सा चेंज हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट किए गए हैं पेपर के, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन हैं और पार्ट बी में 3 सेक्शन हैं। ऐसे कुल मिलाकर 5 सेक्शन है टोटल। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट जो कि पार्ट ए में आता है उसमें 1 से लेके 16th तक क्वेश्चन है और सभी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। डोंट वरी, MCQs नहीं है 16 तक। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन सेकंड में जो कि 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सेकंड में। सभी 1-1 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं इनमें। ठीक है, अच्छा लेकिन इनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो ऐसे रख देते हैं, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, अब इनमें तुमको MCQs मिलेंगे। ठीक है, इनमें MCQs के बेस पे क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, ये जो पेपर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये 4 क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन में इंटरनल मतलब जैसे 17 क्वेश्चन है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 MCQs हैं, तो 5 मार्क्स के हैं ये। ठीक है, ऐसे ही 18 में भी ऐसे ही है, 19 में भी ऐसे ही है और 20 में भी ऐसे ही है। चलो तो फिर सेक्शन थर्ड पे चलते हैं। पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन थर्ड में 6 क्वेश्चन है, 21 to 26, जो कि सभी 2-2 मार्क्स के हैं। फिर 27 से 32 तक सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। फिर सेक्शन 5 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 5 में क्या है, 33 से 36 क्वेश्चन तक है। इसमें 33 वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और बाकी के 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, अब की बार 5 मार्क्स के भी आ रहे हैं लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग तो 5 मार्क्स गए सीधे सीधे। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन NCERT में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अब की बार। ठीक है, वैसे सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी रेट से। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं अपन, पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं आज। ठीक है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ xy इज इक्वल टू 180, if xy is equal to 180 and HCF of xy is equal to 3, find the LCM। LCM अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं x एंड y, उन दोनों का प्रोडक्ट 180 गिवन है, उन दोनों का HCF 3 गिवन है, LCM फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो अगर मैं यहाँ LCM निकालना चाहूँ तो HCF किधर आ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM का फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई HCF। ठीक है, तो LCM अपने को निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपने को गिवन है 180 अपॉन 3 कर देंगे तो अपना आंसर आ गया 60।
एक्सरसाइज मतलब यूनिट फर्स्ट यूनिट का रियल नंबर्स जो अपनी यूनिट है उसका ये क्वेश्चन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल इसी बेस पे आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग तुमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स चाहिए तो मैसेज कर सकते हो, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, ओके। चलो तो इसी में सेकंड है, इसी में और वाला क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस का है। तो इसमें क्या है, एक चॉइस और गिवन है कि अपन ये फर्स्ट वाला अटेंड करना चाहें तो ये कर सकते हैं, या फिर इसके और वाला, ठीक है, और में गिवन है एक क्वेश्चन। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अपने को ये बताना है, क्या बताना है कि जैसे इसको पूरे को सोल्व करें तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, सीधा सीधा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1.4 आपने की है तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करूं तो देखो नीचे 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर कितनी कम है भाई, 3 कम है। तो यहाँ ऊपर नीचे अपन ने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14587 मल्टीप्लाई 8 कर देना, ठीक है। अच्छा नीचे देखो 5 की पावर 4 और 2 की पावर भी कितनी हो गई 4, बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाती नहीं, 2 की पावर 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। क्या मैं दोनों की कॉमन पावर लगा सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 5 2 जा कितना होता है 10, 10 की पावर 4 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब जैसे मैं लिखूँ 25/100 तो अपने को पता है भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 52.0, सीधी सीधी बात है। नीचे 20 वाला 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 30 वाला है तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 40 वाला है तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ देखो कितने जीरो वाला है, 10 की पावर 4 मतलब 40 वाला, कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा 4 प्लेसेस के बाद, तो डेसिमल्स कितने होंगे 4। तो अपना आंसर आएगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई 8 कर देना, 4 के बाद पॉइंट लगा देना। वैसे अपना आंसर यहीं पे था, सीधा सीधा देखो नीचे 2 या 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा है वही अपना आंसर होगा। 5 की पावर 4 है तो 4 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, सीधा सा आंसर अपना ये है, ठीक है। चलो तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, ठीक है। क्या बोला, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, चैप्टर 2 में 2 रिलेशनशिप होते हैं, जीरोज में और कोएफिशिएंट में, ठीक है। एक तो होता है सम ऑफ जीरो जो कि होता है -b/a के इक्वल, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है c/a के इक्वल। लेकिन यहाँ अपन ओनली बात करेंगे सम ऑफ जीरोज इज 3 है, ठीक है। तो मैं रिलेशनशिप लिख देता हूँ पहले, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a होता है। ये ABC क्या होते हैं, x² के साथ a होता है, यहाँ a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -k है और c की वैल्यू कांस्टेंट होता है जो कि c है, c की वैल्यू 6 है, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं, सम ऑफ जीरो कितना है 3, क्वेश्चन में दे ही रखा है, माइनस और b की वैल्यू क्या है -k,
अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टू, ये तो प्लस का के हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई अपनी 9। तो अपने को कुछ नहीं करना था, माइनस बी अपॉन ए जो कि अपना के अपॉन 3 है इक्वल टू अपने को सम ऑफ 0 3 रखना था। तो अपना ये सीधा सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फॉर वोट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक तो ये गिवन है अपने को 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। इसने क्या बोला कि फॉर वोट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों ये जो पेयर है इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन होते हैं तो कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब ये a1 b1 c1 आपको पता होना चाहिए, a1 मतलब 3, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, और c1 मतलब इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आएगी 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगी 6x प्लस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो रख देते हैं भाई a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 6 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब 1 अपॉन k नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब माइनस 3 अपॉन माइनस 8। तो पूछ रहा है के की किस वैल्यू के लिए अपन ओनली इसका यूज करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई के 3k हो गया और 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। तो कुछ नहीं करना था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रखना था, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब कैसा पेयर, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस में ये रिलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने इन दोनों को इक्वल रख दिया, बस इसको सोल्व कर दिया, के की वैल्यू आ गई। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं फिर। चलो तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 1500, क्या बोला 3 चेयर्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना, एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500। आगे बोल रहा है एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 2400, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ, ये 4th क्वेश्चन है ना, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन अपना यहां से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 चेयर्स, तो भाई 3 चेयर्स कितने रुपए की आएगी 3x की, प्लस 1 टेबल, 1 टेबल कितने की आएगी y की, और इक्वल टू कितना है 1500, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो फिर आगे देखते हैं, 6 चेयर्स कितने रुपए की आएगी 6x की,
और भाई 1 टेबल कितने की आएगी, वाई रुपीज़ की, इज इक्वल टू कितने हैं टोटल 2400। तो ये 2 इक्वेशन बन चुकी है अपनी, और अपने को क्वेश्चन में यही करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना सोल्व हो चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फिर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच टर्म ऑफ AP 27, 24, 21 एंड सो ऑन इज 0। क्या बोला है इसने कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, चलो तो निकालते हैं कौन सी टर्म 0 होगी, है ना। चलो तो देखते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे सीधी सीधी दिख रही होगी, A मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A की वैल्यू हो गई 27। D क्या होता है भाई, कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म को माइनस करने, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो या फिर थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लो, वो तुम्हारा मिलेगा D। ठीक है, क्या मिलेगा, D, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो 24 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -3, ये अपना आ गया D। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि 0 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं nth टर्म है वो 0 है, तो an इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला एक ही है सीधा nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। an की जगह मैंने लिख दिया 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है जो कि 27 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो पता ही नहीं, वही तो निकालनी है अपने को कि कौन सी टर्म होगी 0, है ना, इंटू डी, डी की वैल्यू है अपनी -3। ठीक है, चलो कर देते हैं फिर। तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, -3n को उधर ले जाते हैं, n की एक ही टर्म है, तो 3n इज इक्वल टू 27 प्लस 3 हो गया ये 30, और n इज इक्वल टू हो गया 30/3 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा आंसर 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। ये लाइन लिखना जरूरी है। ठीक है, और ये जो अपने आंसर्स आते हैं इनको बॉक्स में भी रखना है। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं, है ना। आगे हो गया ये समझ में। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस अपन निकाल ही सकते हैं, और बोल रखा है एक टर्म 0 है तो उसको बोल देते हैं अपन nth टर्म 0 है, तो an हो गया अपना 0, फॉर्मूला लगाया और सभी वैल्यूज पुट की, n की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक है, चलो फिर आगे इसका ही सेकंड, इसमें और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, मतलब आप चाहे तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो या फिर इसके नीचे एक क्वेश्चन और में और गिवन है उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। तो और वाला क्वेश्चन क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, d की वैल्यू -4 है, n इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू 7 है, an इज इक्वल टू 4, an की वैल्यू 4 है। सीधा सा फंडा है, an का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, चलो तो वैल्यू रख देते हैं, an की वैल्यू है 4 रख दी, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू पता ही नहीं, a की तो निकालनी है, n की वैल्यू 7 गिवन है तो 7 माइनस 1, और d की वैल्यू -4। ठीक है, चलो तो सोल्व कर देते हैं फिर। 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 होता है 6 इंटू -4, तो 4 इज इक्वल टू a -24 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू आ गई अपनी 28। सो दिस इज आवर आंसर। कुछ नहीं किया, बस अपन को nth टर्म वाला फॉर्मूला, an वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वैल्यूज पुट करते ही अपना हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वन। For what values of k the equation 9x² plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots। ठीक है, 4th चैप्टर पे चले जाते हैं हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसने बोला है कि भाई इसके इक्वल रूट हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन होती है, ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये एक आइटम होता है जो कि इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अच्छा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट कैसे होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग निकलते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो होते हैं इमेजिनरी रूट, मतलब नो रियल रूट नहीं होते। तो अपना तो ये फर्स्ट वाला केस है, क्या है, क्या बोला इसने, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल रखेंगे अपन, 0 के इक्वल। तो मैं रख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हो गई अपनी 9, पहले वैल्यूज रख देता हूँ। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू होगी एक्स के साथ जो भी कुछ भी है, बी की वैल्यू हो गई 6k और सी की वैल्यू हो गई अपनी 4। चलो वैल्यूज रखते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 9 इंटू सी की वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 0। चलो सोल्व कर लेते हैं फिर। 6k का होल स्क्वायर, 6 का होगा 36 और ये k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, 36 4 जा होता है 144, ठीक है, इक्वल टू 0। 144 को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का, 36 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। तो 144 अपॉन 36 होता है 36 4 जा, है ना, ए पर मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 2 14, ठीक है, 4 जा। तो ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ चुका है, तो k इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इसने बोला इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी की, ए की, सी की वैल्यू रख दी और अपन ने के की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने को रूट्स निकालने हैं, कैसे भी निकालने हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ या फिर फैक्टराइजेशन लगाओ। तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन फैक्टराइज से बिल्कुल इजीली हो सकता है। कैसे हो सकता है फैक्टराइज से, देखते हैं ध्यान से। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सम होना चाहिए अपना 7, प्रोडक्ट होना चाहिए 10। सम होना चाहिए 7, प्रोडक्ट होना चाहिए 10। तो अपने को पता है 10 5 2 जा होता है या 10 1 जा 10 होता है, और 7 अपने को पता है 5 और 2 को ऐड करने से ही मिलता है। तो ये जो मिड टर्म है इसको स्प्लिट कर देते हैं 5x और 2x में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना x प्लस 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और 2 5 जा 10, ठीक है। अब x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दूसरा बचेगा अपना x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कोई दो नंबर हैं, एक ये है एक ये है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, या तो भाई वो 0 है या फिर वो 0 या दोनों 0 है, ठीक है। अच्छा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, 5 इधर आएगा -5 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। सो these आर द सॉल्यूशन, these आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, 7th का और वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर वोट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर
-6x + 1 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 30 लिखा हुआ है वो मिस्टेक है। ठीक है, वो टाइप अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर आगे। तो इसने बोला नो रियल रूट, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था किसी क्वेश्चन में कि b² - 4ac क्या होता है नो रियल रूट में, b² - 4ac जो कि अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0 होता है। वैल्यू रख देते हैं, अपने को पता है a की वैल्यू क्या है 3a। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 1। चलो रखते हैं, b² मीन्स -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह है अपना 3a मल्टीप्लाई c की वैल्यू है अपनी 1 एंड लेस देन 0। चलो सोल्व कर देते हैं। -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 1 12, तो माइनस का 12a एंड लेस देन 0। 12a को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो 36 लेस देन 12a। 12 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, 12 3 36 लेस देन a। ठीक है, तो मतलब 3 लेस देन a, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं a ग्रेटर देन 3, मतलब a की वैल्यू 3 से अगर बड़ी है तो उन सब के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसके कोई भी रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन, a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देता हूं, जैसे इक्वेशन में तो x + 5 = 3 है, नहीं, जैसे इक्वेशन को सोल्व करते करते अपना आंसर आ गया x = 5, तो अपन क्या करते हैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया x = -5, अपना आंसर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटीज में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। ठीक है, क्या होगी देखो ध्यान से, अगर -x लेस देन 5 है तो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में या फिर इस माइनस को इधर डिवाइड में लेके जाऊंगा तो सीधी सीधी बात है ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ -5 इज लेस देन 3, -5 है जो 3 से छोटा है भी छोटा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का 3 बन गया। अब कंडीशन क्या है भाई, क्या ये नंबर अभी भी छोटा है? नहीं, अब ये बड़ा बन चुका है। ठीक है, और छोटे बड़े तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे साइन ग्रेटर देन। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं, जो कि ये अपने को डायग्राम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किल है और इसके दो टेंजेंट है PQ और PT। ठीक है, और बीच में एक टेंजेंट और है LM जो भी इसको टच कर रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये बोल क्या रहा है, PQ = 28। ये PQ है, ये पूरा का पूरा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इसकी इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ तीनों को ऐड करना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखो L एक, अच्छा यहाँ P से दो टेंजेंट है PQ और PT, दोनों क्या होंगी इक्वल। क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्या होती है, टेंजेंट है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई है किसी सर्किल पे तो दोनों इक्वल होती है। ठीक है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो L से दो टेंजेंट है LQ और LN, क्या दोनों इक्वल होंगी या नहीं? ठीक है, अच्छा यहाँ M से भी दो है MN और MT, क्या दोनों इक्वल होंगी या नहीं? ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे थ्योरम लिख देना, लेंथ ऑफ
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, चलो तो अब आगे अपने को निकालना है, वहां पे चलते हैं सीधा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। ठीक है, PLM का अगर पेरीमीटर निकालना है तो अपन लिखेंगे PL प्लस LM प्लस MP। PL प्लस LM प्लस MP। देखो जो LM है इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं मैं, LN प्लस MN। ठीक है, तो मैंने लिखा PL प्लस LN प्लस NM प्लस MP। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, LN है उसको अपन लिख सकते हैं LQ, और NM है उसको NM ये रहा, उसको लिख सकते हैं MT। लिख दो। ठीक है, तो ये बना PL प्लस LN क्या हो गया, LN हो गया LQ प्लस NM क्या हो गया MT प्लस MP। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, PL प्लस LQ क्या होता है, देखो PL प्लस LQ क्या बन गया, ये PQ। बात करते हैं MT प्लस MP, MT प्लस MP क्या बन गया PT। अच्छा, PQ और PT क्या दोनों इक्वल हैं? तो PT की जगह अगर मैं PQ लिखूंगा तो PQ प्लस PQ क्या बनेगा 2PQ, और 2PQ मेरे को क्या पता तूने क्यों पी 2PQ। तो PQ की लेंथ है 28, तो ये हो गया 28 2 जा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा सा मतलब देख लो एक बार, थोड़ा सा वैसे देखो, डायग्राम में देखो भाई, इसकी 28 है तो ये और ये इक्वल है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक 28 हो गई, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 28 हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 56। लेकिन करना है तुमको तरीके से। ठीक है, अच्छा चलो देख लो एक बार और, तो PL प्लस LM प्लस MP, LM को तोड़ा LN प्लस NM में, LN को लिखा LQ, NM को लिखा MT, तो PQ प्लस PT बन जाएगा 2PQ हो गया ट्वाइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्ट, ये सर्कल है कोई, इसके ऊपर टू टेंजेंट है, नेम दे देता हूँ PQ और PR। ठीक है, दोनों 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। फिर आगे बात करते हैं, आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये जो रेडियस है वो है अपनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ रेडियस है, QP अपनी टेंजेंट है। ठीक है, यहां से मैं एक ऐसे लाइन बना देता हूं P तक, तो इतना अपने को पता होना चाहिए कि जो सेंटर से लाइन होती है, जो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलती है, वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। कितने का हो गया 30 डिग्री का। अच्छा, अगर मैं एंगल OQP की बात करूं तो वो है 90 डिग्री। क्यों भाई, एक थ्योरम पढ़ी होगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, या फिर उल्टा बोल दे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां वो थ्योरम लिखने की जरूरत है। क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, साइन बना देता हूं परपेंडिकुलर का, तुम परपेंडिकुलर लिख लेना, टू द रेडियस थ्रू द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, कौन सा वाला, ये वाला। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ट्रायंगल बना है OQP एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, चलो तो कैसे यूज करेंगे देखो ध्यान से। अपने पास अच्छा जो 90 डिग्री अपोजिट होता है ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, अपने पास परपेंडिकुलर गिवन है और वो बात बेस के बारे में कर रहा है, तो कौन सा होता है वो होता है टेन थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, फॉर्मूला सीधा सा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब सुंदरता के लिए। ठीक है, ओके चलो, तो साइन थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये टेन आ गया, थीटा है अपना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बात करते हैं अपन 3 है, और बेस अपना x मान लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यूज भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मैं एक अलग से टेबल बना दूंगा, ये वैल्यूज कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, इसके टेबल कैसे बनाते हैं। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से किया तो x, और 3 को √3 से किया तो 3√3, ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर में। तो ये आ गई तुम्हारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। दोबारा से देख लो, उसने बोल ही रखा था रेडियस 3 है, उसने बोल रखा था दोनों टेंजेंट के बीच 60 डिग्री है, तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि OP को मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री हाफ हाफ में होगा। ये 30 है तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस बच गया। तो अपने को पता है 10 का यूज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है अपने को, अपन बहुत मतलबी लोग हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू P/B आ गया, परपेंडिकुलर 3 रख दिया, बेस अपना x मान लिया, और x की वैल्यू आ गई 3√3। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th का और वाला। ठीक है, 9th का और वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। PQ क्या है, एक टेंजेंट है एक ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर O है, और वो जो टेंजेंट है वो P पॉइंट पे है। ठीक है, इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसने क्या बोला, OPQ जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा चलो बात करते हैं, और अपने को फाइंड करना है एंगल OQP, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं, OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पूरी थ्योरम लिख देना। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 आ गया। अब अपने को पता चला है कि भाई कोई भी 2 साइड्स इसकी इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब देखो जो 90 के अपोजिट है हाइपोटेनस, वो तो सबसे बड़ी होती है, वो तो इक्वल हो ही नहीं सकती। तो अपनी OP इज इक्वल टू PQ, OP इज इक्वल टू PQ क्या है, ये गिवन क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अच्छा, अब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स होती है उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब इसके अपोजिट एंगल ये वाला, इसके अपोजिट एंगल ये वाला, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और दोनों को मैं मान लेता हूँ XX। तो लिख दिया मैंने एंगल PQO मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू QOP मतलब ये वाला एंगल, और दोनों को मान लिया मैंने X। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है,
180 डिग्री। चलो रख देते हैं फिर, तो 90 प्लस एक्स, ट्रायंगल का नेम इन ट्रायंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आएगा अपना 180। 90 इधर माइनस में आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस किया तो 90 बचेगा, और x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा 45 डिग्री। सो ये हो जाएगा अपना आंसर, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, चलो तो फिर एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं। उसने बोल रखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा ही क्योंकि थ्योरम बोल रही है। ठीक है, तो तीनों का ऐड इक्वल टू 180 लिखेंगे, 90 माइनस में गया, ये 2x 2 डिवाइड में गया, अपना आंसर आ गया 45 डिग्री।